हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज हम यूकेपीएससी अपर पीसीएस जो होने वाला है 29 जून को 2025 में, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। और ये वैसे टेस्ट सीरीज़ के पार्ट हैं, ये ही क्वेश्चंस, पर हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से देख रहे हैं आज, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और पहले उनका आंसर खुद से निकालना है। उसके बाद जो आंसर्स मैं आपको बताऊंगी फिर आपको देखना है। सो आप इससे पहले कीजिए पॉज करके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब हम इसका आंसर देखेंगे। जैसे आपने देखा था, इसका सिर्फ करेक्टली मैच्ड कौन सा है, ओनली ऑप्शन 3, क्योंकि कार्तिकेयपुर जो है, जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, उसका क्या था, उसकी कैपिटल थी जोशीमठ, और उन्होंने बाद में शिफ्ट कर दी थी बैजनाथ में, जो कि बागेश्वर में है आज के, और कत्यूर वैली ऑफ अल्मोड़ा भी उसे कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन बार बार आता है, जैसे उनमें कंफ्यूज करते हैं कि अल्मोड़ा कार्तिकेयपुर या कत्यूरी डायनेस्टी की कैपिटल थी या नहीं। तो अल्मोड़ा दिया हो या बैजनाथ दिया हो, तो उनमें से आपको बैजनाथ टिक करना है, क्योंकि पर्टिकुलर अल्मोड़ा सिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अल्मोड़ा की जो कत्यूर वैली है वहाँ पर बैजनाथ, जो कि आज के बागेश्वर में पड़ता है, वो जो है वो उनकी कैपिटल रही है। ठीक है, और इससे पहले जोशीमठ रही थी। अभी हिस्टोरिकल डायनेस्टी है कुमाऊं की, और विंटर कैपिटल जो है वो नियर ढिकुली, जो ढिकुली है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ता है। ये जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। आजकल यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो होटल इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप हुई है। कौन सी, उसमें ढिकुली में। एंड केवल 3 जो है इसका आंसर होगा। लेट्स सी इसमें कौन सा था, गलत आपका पूछा था। तो कत्यूरी डायनेस्टी अल्मोड़ा नगर नहीं है, क्या है, बैजनाथ अगर लिखा हो तब आपको वहां पर देना है। ठीक है, या फिर आपको एक कत्यूरी डायनेस्टी का अगर मिले ना, तो अस्कोट भी ऑप्शन में आता है, तो आपको अस्कोट देना है, अल्मोड़ा नहीं चूज करना वहां पे। यही क्वेश्चन जो है, जो हविलदार प्रशिक्षक का पेपर हुआ था पिछले आई थिंक 17 मई को, उसमें पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये हिंदी में इसका अनुवाद है। जो दूसरा प्रश्न है वो है आपके पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल द रूम ऑन द रूफ। तो आपको ये बताना है ये कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। आपको शायद ये पता होगा, लेकिन जो रस्किन बॉन्ड है वो जो है न्यूज़ में है इस बार, क्योंकि उनको कोई एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है। वो कौन सा मिला है आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। लेकिन उनके बारे में जो है उनकी बुक्स पूछी जा सकती हैं। जैसे अभी इसका आंसर हमारे पास है डी, जो कि क्या है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अभी हम इनकी किताबें देख रहे हैं। तो जो रस्किन बॉन्ड है, इन्होंने लांदौर डेज लिखी है, जो कि मसूरी के आसपास है, और यहाँ पर कैंटोनमेंट भी बना हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट यहाँ पर है। और आर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन डेहरा। ठीक है, डेहरा मीन्स जो देहरादून है उसके रीजन की बात कर रहे हैं। बुक ऑफ नेचर द रूम ऑफ ऑन द रूफ, ये नोट्स में भी ऑलरेडी था और ये पेपर में भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, और रोड्स टू मसूरी, ठीक है, ब्यूटीफुल गढ़वाल, हेवन इन हिमालयस, लोन फॉक्स डांसिंग, ये इनकी ऑटोग्राफी है। ठीक है, लोन फॉक्स डांसिंग, ये आप शायद इसमें कंफ्यूज कर जाएं कि किसने लिखी हो सकती है, तो ये इन्हीं की है। द रूप बुक ऑफ रस्किन बॉन्ड हिमालयन टेल्स। ठीक है, और घोस्ट एंड स्टोरीज एंड पेंगुइन बुक ऑफ इंडियन रेलवेज स्टोरी। ठीक है, डेड ऑफ इनोसेंस, एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, अ बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये सब इन्होंने लिखी हैं। यही चीज़ जो है वो हिंदी में भी आपको प्रोवाइडेड है। ये सब टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी
आपको मिलेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टाइम नहीं होने के वजह से मैं नहीं करवा पा रही हूँ। लेकिन टेस्ट सीरीज़ में जो है पर डे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 10 जो हैं जो फुल लेंथ मिलेंगे उसमें 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और वो पूरे इसी तरीके से लेटेस्ट ट्रेंड पे सेट है और मैंने खुद सेट किए हैं। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी लेनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो ये आपको उसमें प्रोवाइडेड होगा। उसमें एक आध ऑप्शन थे, क्योंकि यूकेपीएससी जो है वो बार बार ऑप्शन से पे भी क्वेश्चन डालती हैं। जैसे क्लाउस पीटर जॉलर, इनके बारे में जो है इस बार एक वो पूछा गया था कि इन्होंने कौन सी भाषा पर जो है अपना शोध किया था। तो इन्होंने जो है बंगाली भाषा पर, जो उत्तर काशी के इलाके, हिमाचल प्रदेश और उत्तर काशी का जो बॉर्डर है उसके आसपास बोली जाने वाली, उस पर शोध अपना किया था। तो ये प्रश्न इस बार पूछा गया था, जबकि ये जो ऑप्शन था ना ये पिछले साल के क्वेश्चंस में आया हुआ था, जबकि इस साल जो है इनकी बुक पूछी गई है या इन्होंने किस भाषा पर शोध किया है ये पूछा गया था। तो इसलिए ऑप्शंस भी देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये एक लिंग्विस्ट एंड प्रोफेसर थे साउथ एशियन स्टडीज़ के। ठीक है, सो इन्होंने काफ़ी चीज़ों पर काम किया है, जैसे वेस्टर्न हिमालयन और वेस्टर्न पहाड़ी जो भाषाएं हैं, और जो इवन जो नॉर्दर्न पाकिस्तान की भाषाएं हैं जैसे डार्डिक वगैरह, इन पर भी इन्होंने काम किया है। और इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए नोट्स में, कि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन क्या था, इंडस कोहिस्तानी और बंगाली भाषा। ठीक है, सो कौन सी भाषा पर इन्होंने काम किया है, बंगाली भाषा, जो कि आपको ब्रॉडर वर्क जो मिलेगा आपको इंडो आर्यन जो लैंग्वेजेस हैं उन पर इन्होंने काम किया है। तो इनके वर्क हैं इंपॉर्टेंट, अ ग्रामर एंड डिक्शनरी ऑफ इंडस कोहिस्तानी। ये शायद आपसे ना पूछे, लेकिन जो ये है उत्तराखंड से रिलेटेड ना, 2007 में इस बंगाली अ V2 लैंग्वेज करके, ये जो है PYQ में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, सो इन्होंने ये भाषाविद से आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये टेबल है, जैसे आई थिंक इनके बारे में भी जो है डिटेल में लिखा हुआ था, इसमें वो प्रिंट इसमें आया नहीं है। ठीक है, बाकी जो उत्तराखंड एंड हिमालय से संबंधित जो विदेशी विद्वान हैं उनको हमने सारणीबद्ध रूप से देखा है। जैसे कि हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में, क्लाउस पीटर रोलर, ये भाषाविद हैं। ठीक है, याद रखना है, हिमालयी भाषाओं पर इन्होंने काम किया है। इनके कुछ काम हैं जैसे कि बंगाली लैंग्वेज पर शोध किया है इन्होंने, ग्रामर एंड डिक्शनरी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनके बारे में भी आपको देखना है। फ्रेडरिक विल्सन के बारे में, ये ब्रिटिश जो थे शिकारी थे, पहले हर्शील में बसने वाले हैं। इनको राजा ऑफ हर्शील के नाम से भी जाना जाता है। अगली बार के लिए याद रखना है, राजा ऑफ हर्शील के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक्चुअली इन्हें क्या किया था कि जब ब्रिटिशर्स ने इनको कुछ जो है भूमि वहाँ पर दे दी थी, फिर उस इलाके में इन्होंने अपना जो है राज के तौर पर आप ये मान सकते हैं कि करने लगे थे। फिर उन्होंने इस वजह से इनका नाम जो है राजा ऑफ हर्शील भी लोगों ने रख दिया था। ठीक है, और देवदार पेड़ों की कटाई पर इनको अधिकार मिल गया था, जैसे भूमि दे दी थी ना वहाँ की, इन्होंने अपनी मुद्रा चलाई थी वहाँ पर। और रुडयार्ड किपलिंग की जो कहानी है द मैन हु वुड बी किंग पर आधारित चरित्र जो है वो यही है। ठीक है, जो कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है वो ये हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा उनका मानना है। फिर है विलियम जैक, इसमें है मानव विज्ञानी गढ़वाल की जो धार्मिक संस्कृति है वो इसके विशेषज्ञ रहे हुए हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, माउंटेन गॉडेस लिखा हुआ है। ठीक है, पांडव लीला ये बार बार पूछी गई है, पांडव लीला, इसी पर एक क्वेश्चन और आया हुआ है इसी पर आधारित। ठीक है, याद रखना है इसे। न्यायिक अनुष्ठान यानी कि गॉड ऑफ जस्टिस जो है इनका है, लीला पर करके इनका लेख है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाने वाली हूँ जिसमें बार बार ये रिपीट होते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स स्टडीड द पांडव लीला ऑफ गढ़वाल। देखिए जो नोट्स में ऑलरेडी था वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ये यूकेपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगली बार के लिए हमें पता चल गया था कि क्या है, विलियम सैक है, यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अब अगर आप जो हैं इनके बारे में पता कर पाएँ तो अगले एग्ज़ाम में जो है आने के चांसेस हैं। जैसे ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर भी काफ़ी काम किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर हो, देखते हैं हम, आई थिंक अगले क्वेश्चन में है ये, इसका प्रूफ जो है मैं आपको दिखा रही थी कि ये होगा। अब देखिए विलियम सैक के बारे में हमने पढ़ लिया था, इन्होंने पांडव लीला जैसे जो है इनकी कृतियाँ हैं। और जो जेरोल्ड बैररमैन है इन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक मानव विज्ञान पर जो है काम किया हुआ है, इसके बारे में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। सो लगभग जो है इनकी पुस्तकें इन थीम्स पर आधारित हैं, ठीक है। सो जेरोल्ड बैररमैन आपको याद रखना है। अब ऐसे ही हमने इन पर कुछ एमसीक्यूज फॉर्म किए हैं जो कि अगली बार में आ सकते हैं। जैसे इनकी बुक आपको याद रखनी है, इस बंगाली या V2 लैंग्वेज जो है वो किसने लिखी है, क्लाउस पीटर जोलर ने लिखी है, ठीक है। और याद हो ना हो, लेकिन जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो इन्होंने काम किया ना वो जो है आपको जानने हैं। राजा ऑफ हर्शील हमने देखा था, फ्रेडरिक विल्सन के बारे में बात कर रहे, जो द मैन हु वुड बी किंग, अगेन फ्रेडरिक विल्सन। और माउंटेन गॉडेस जो है ये बुक किसने लिखी है, ये हमने देखा था ना ऊपर लीला पर करके, तो जो यहाँ पर है इन्होंने लिखा है माउंटेन गॉडेस और पांडव लीला, ठीक है। हिमालय में न्याय व उपचार, ये सब विलियम सैक की किताबें हैं, याद रखना है इनको। फिर जो है पांडव लीला पर डांसिंग द सेल्फ किसका शोध कार्य है, तो ये इन्हीं का ही है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं आपके आगे। और ये हिंदी में जो है डिटेल है, ये हिंदी में और इंग्लिश में टेस्ट सीरीज़ जो है आपको अलग अलग मिल जाएंगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूजन आपको हो जाए उसमें। निम्न में से किस शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी, तो आपको मुझे बताना है ये किसने की थी, बाज बहादुर चांद ने की थी या किसने की थी, ठीक है। भद्रिका, आपने आंसर्स तो देख ही लिए होंगे। अभी जो भद्रिका किस पुराण का भाग है, तो ये स्कंद पुराण का भाग है, ठीक है। और जो भद्रिका खंड है ना, स्कंद पुराण का हिस्सा है जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और उत्तराखंड के तीर्थों का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। ये आपको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड का जो इतिहास है उसमें जो है स्कंद पुराण भी उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, जहाँ से हमें पता चलती है इसके बारे में। ये हमने देखा था यहाँ पर इस सोर्स में मेंशन है। अब ये वाला जो प्रश्न है वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। अब इसे आप अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से देखिए, पॉज कीजिए, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या आपको ये इवेंट्स याद है कब कब हुए थे, क्रोनोलॉजी बतानी है आपको, क्रोनोलॉजी आपको बतानी है। आरोही अवरोही जो है इसमें नहीं होगा, क्रोनोलॉजी बतानी है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था और सबसे बाद में कौन सा इवेंट हुआ था, ठीक है। अब अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। जो सबसे पहला इवेंट आपको दिख रहा होगा वो क्या हुआ था, हमारा जो कुमाऊं पर हमला हुआ था वो बाद में हुआ था। हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है जो ये पाली गांव का युद्ध हुआ था ना वो सबसे पहले हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर बाद में जो है मोहन चांद ने जो है मंगा नामक एक या मांगा नामक एक कर लगाया था जो कि बहुत भारी कर था, ठीक है। लोग उससे जो है परेशान हुए थे, ठीक है। सो पहला हमारा 3 बनता है, दूसरा हमारा 4 बनता है, ऐसा हमारा ऑप्शन जो है वो एक ही है, ठीक है। उसके बाद जब गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा थे उन्होंने कुमाऊं पर हमला कर दिया था। फिर उसके बाद जो है ये विचारी नामक जो जज है ना, ये न्यायाधीश थे, न्यायालय की स्थापना हुई थी जो कि गोरखों के टाइम पे हुई थी, ठीक है। जब ये इनका रेन आ गया था उसके बाद जो है न्यायाधीश जो कि विचारी नामक थे अल्मोड़ा में, फिर इन्होंने उनको अपॉइंट किया था। तो लास्ट वाला इवेंट हमारा कौन सा बनता है, 2,
ये वाला हमारा कथन सही है, ठीक है, ऑप्शन सही है, सॉरी। सो अभी हमको यहाँ पर डिटेल में देखना है। मैंने कहा था पहले जो है 1880 के दशक में ही क्या हुआ था, पाली गांव का युद्ध हुआ था। उसके बाद में जो है मोहन चांद जो है उन्होंने प्रद्युमन शाह कुमाऊं के जो शासक थे उस समय और हर्षदेव जोशी को हरा दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने ये कर लगाया था, मांगा नामक कर। फिर 1790 में गोरखा जो कमांडर थे उन्होंने कुमाऊं पर हमला कर दिया था। फिर उसके बाद जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन चला तो उसमें ये विचारी की पोस्ट आई थी जो कि एक न्यायाधीश की पोस्ट थी। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश और आप ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय लॉर्ड मोयरा, ठीक है, मोयरा डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द गोरखास। सो मोयरा जो थे उन्होंने जो है कितनी कौन सी डेट को जो है किया था, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको क्योंकि मंथ भी दो दो बार दिए गए हैं और 2 ईयर हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आपको याद रखना है ये नवंबर 1814 को दिया गया था, ठीक है। ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि हम जो है गोरखों के साथ में लड़ाई करने वाले हैं। तो ये इसका आंसर है। अभी हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा क्रोनोलॉजी क्या चली थी। नवंबर 1814 को 1 नवंबर को क्या हुआ था, ये डिक्लेयर हुआ था। तब के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है इंडिया लेवल पर वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे। और तत्कालीन जो नेपाली प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, भीमसेन थापा। ये गोरखों की तरफ से थे, ठीक है, प्रधानमंत्री अगर हम कह रहे हैं ना तो गोरखों की तरफ से थे। और फिर युद्ध का जो मुख्य कारण बताया जाता है ना, इसमें ये दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आप ये रेफर नहीं करते तो आपको अजय सिंह रावत की जो बुक है उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। बुटवाल जो प्रांत है ना गोरखपुर में, गोरखपुर जिसे कहेंगे, गोरखापुर लिखा हुआ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है बुटवाल प्रांत जो आज का गोरखपुर है, उसको लेकर जो है युद्ध का जो है माहौल बन गया था। और इन्होंने जो है गोरखों ने जो है अंग्रेज़ों से इसे छीन लिया था। पहले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में ही था, ठीक है। और ये 1813 में जो है उन्होंने, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पत्र लिखा था गोरखों को कि आप हमें इस प्रांत को हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन जब बाद में मोयरा के टाइम पे जो है फिर इन्होंने नहीं किया तो फिर इन्होंने उन पर लड़ाई का जो है डिक्लेरेशन दे दिया था कि हम युद्ध करेंगे आपके खिलाफ। और अप्रैल 1814 में क्या हुआ था, अप्रैल की कहानी है। इससे पहले मतलब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना वो ये हो रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बुटवाल पर कब्जा कर लिया था। उस डिक्लेरेशन ऑफ वॉर से पहले भी कर लिया था इन्होंने, लेकिन जो गोरखा है ना उन्होंने दोबारा से फिर इस पर कब्जा कर लिया था 1 महीने बाद ही। फिर उसके बाद 1 नवंबर को तो डायरेक्टली फिर इन्होंने युद्ध की घोषणा कर ही दी थी, ठीक है। तो ये एपिसोड्स हुए थे। ये यूके SSC जो है ना उसमें गोरखा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब अगर आपको ध्यान होगा तो जो हवलदार प्रशिक्षक का है और इससे पहले भी यूके SSC का एक पेपर हुआ था, उसमें भी ये युद्ध को लेकर जितने इवेंट्स हो रहे हैं ना, इवेंट्स मतलब क्या क्या घटनाएं घटी थी, किसने किसको हराया था और कौन कौन युद्ध में शामिल थे, कमांडर कौन था, कौन से 2 राजा थे जिनके मध्य युद्ध हो रहा था और क्या कोई संधि हुई थी, इनको लेकर जो है प्रश्न बन रहे हैं। तो उसी हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न पे हमने ये डिज़ाइन किया है और आपको भी ये पढ़ के जाने हैं, चाहे आप बुक से करें या फिर आप ये टेस्ट सीरीज ले लें तो एक जगह आपको इकट्ठा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इन्हें बुक से करते हैं तो आई वुड रेफर कि आप ज़रूर इनको करके जाइए एग्ज़ाम में। यूके SSC में तो ये इवेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं और यूके PSC में भी आने की संभावना इनकी बनती है क्योंकि पैटर्न कई बार सिमिलर भी देखा जाता है। और जो 4 जनरल है ना उनकी नियुक्ति हुई थी इस युद्ध को संभालने के लिए। जनरल मार्ले थे, जनरल AK वुड थे और गिलेस्पी थे, ठीक है, और जनरल
ऑक्टेलोनी थे। ठीक है, ऑक्टेलोनी जो है वो कहा जाता है कि ये सबसे सक्सेसफुल जर्नल रहे थे। जनरल जनरल जो है ना, ऐसे आ सकता है कि एक दे देंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग करके ऑप्शन में दे देंगे, पूछेंगे कि कौन, या फिर जनरल हेस्टिंग करके ऑप्शन दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, पूछेंगे कि 4 जनरल जो नियुक्त किए गए थे उनमें से कौन एक नहीं है। तो ऐसे भी आपको जो है कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इसलिए ध्यान से देखना है। और जो ये जनरल गिलेस्पी और ऑक्टलोनी है ना, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि जो खुड़बुड़ा बैटल हुई थी इनमें इन दोनों का बहुत योगदान था। गिलेस्पी तो इवन पहले जो है ये इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है फिर ऑक्टलोनी को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो जो जनरल गिलेस्पी है, कलिंग और नाला पानी जो किला है ना, उस पर हमला करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। और वहाँ पर जो गोरखा कमांडर था ना, बलभद्र सिंह थापा, उसके साथ में युद्ध होता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ऑक्टलोनी को ही इसका जो है कार्यभार संभाल दिया जाता है, जिन्होंने जो है पश्चिमी नेपाल पर आक्रमण करना था, वहाँ से ये सफल होके फिर यहाँ पर इन्होंने जो है कमान संभाली थी। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण कुछ संधियाँ हुई थी, जैसे 27 अप्रैल 1812 को ई गार्डनर और जो बमशाह थे उनके मध्य अल्मोड़ा में संधि हुई थी। फिर 2 दिसंबर, ये आपको याद रखना है क्योंकि सगौली की संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिसंबर 1815 को जो पी ब्रेडसो है ना, पी ब्रेडसो और जो गुरु गजराज मिश्रा हैं, ईस्ट इंडिया की तरफ से, कंपनी की तरफ से पी ब्रेडसो थे और गोरखों की तरफ से कौन थे? गुरु गजराज मिश्रा। इनके मध्य ये संधि हुई थी, सगौली की संधि। अगर स्पेसिफिकली पूछे, वैसे तो आपसे पूछते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी और नेपाल के बीच में हुई थी, लेकिन अगर नाम पूछ दिया कि कौन कौन उस संधि को साइन करने में वहां पर थे, तो ये थे। ठीक है, और फरवरी 1816 को क्या हुआ था, जो गजराज मिश्रा हैं उनके द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। अगेन इन्होंने, क्योंकि इस संधि को माना ही नहीं था। ठीक है, पहले इन्होंने एक्सेप्ट किया था लेकिन ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद जब युद्ध का ऐलान इन्होंने कर दिया तो फाइनली जाकर जब इनको हराया गया, काठमांडू में जाकर हराया गया, फिर उसके बाद 4 मार्च को 1816 में जो है गोरखाओं ने भी जो है सगौली की संधि को फिर फाइनली ऑफिशियली स्वीकार कर लिया था। तो ये 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो 2 दिसंबर 1815 को जब ये संधि हुई थी, और जो गोरखाओं ने इसे एक्सेप्ट किया था ऑफिशियली, तो ये डेट कौन सी है? 4 मार्च। ये दोनों डेट जो है ना वो पूछी जा चुकी है। किसमें? यूके एसएससी और यूके पीएससी के एग्जाम्स में पूछी गई है, ये PYQs हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, पहले अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आपके सही आंसर आते हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अगर गलत आते हैं फिर भी कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। ये MSME नीति के बारे में है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया हो। उत्तराखंड की जो MSME नीति है 2023 के अनुसार, ठीक है, ये नीतियाँ जो है 2023, 24 और 25, जितनी नीतियाँ अभी तक आई है गवर्नमेंट की, वो आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, वो आपको इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज में तो मिल ही जाएंगी अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, एक चीज़ करनी है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनमें जाकर इन नीतियों का जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, वो डाउनलोड करना है और उसे पढ़ना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो जितने हमसे हो सकेंगे हम YT पर करेंगे, और जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो इन्वॉल्व ही है। ठीक है, बाकी उत्तराखंड की जो MSME नीति है 2023 के अनुसार निम्नलिखित पर आपको विचार करना है कि जो स्टार्टअप को 80% जो है पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन इसमें दिए जाएंगे। देखिए 80% जो है ना, कभी भी आपको सोचना है, अगर 50% है ना, तो उससे ज़्यादा अगर कोई अमाउंट है तो आपको अच्छे से देख के जाना है उसे, वो कितना है, 60 है, 80 है, 90 है, कितना है। तो ये 80 तो नहीं है, अगर वो हम देखें तो ये 80 नहीं है, ये कितना है, लगभग 60 के आसपास है। ठीक है, तो ये हम इस डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं। कौन सा?
वो क्वेश्चन दूसरा था। ये लगभग आई थिंक 80 नहीं है, ये 60% के आसपास दी गई है। जो सब्सिडी का जो प्रोत्साहन है ना, अगर वो इसमें मैंने नहीं लिखा है तो वो आई थिंक वो बाद में आपको कहीं पे मैं अपडेट कर दूंगी ज़रूर, ठीक है। वो इसमें नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि 80% नहीं है, 60 के आसपास है, ठीक है। ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा कथन जो है, जो सिंपल कथन होते हैं ना, जो आपको लगेगा कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, और ये जो है इसके साथ साथ कोऑपरेशन में चल रहे हैं, कि एमएसएमई का जो मुख्य उद्देश्य है उसके हिसाब से जो चीज़ें चल रही होंगी ना, वो पॉइंट ज़्यादातर सही होते हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। खुद सोचिए कि क्या कोई एमएसएमई पॉलिसी ऐसा कहेगी कि हम जो हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के खिलाफ हैं, या हम इसे प्रमोट नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कहेंगी ना। और चाहे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं हो, लेकिन ये जनरली ये वाले कथन जो हैं वो स्टेटमेंट सही होते हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा बहुत सेंस भी वहाँ पर लगाना है। तो हमारा जो है कथन, आप बिल्कुल 2 को आप सही मान सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा होता है, एग्जैक्ट डेटा, उसमें अगर आपको जो है उसमें आपको देख के जाना है कि एग्जैक्टली कितना बोला गया है, ठीक है। 80 है, 50 है, कितना है। सो एमएसएमई पॉलिसी जो है उसका जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। मैंने डाल दिया है ये वाला, कौन सा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क की हुई है ना, ये वाला जो डेटा है ये टेलीग्राम में है, और जो इसका हिंदी वर्जन है वो टेस्ट सीरीज में आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। सो एमएसएमई पर और कुछ जो है सवाल बन सकते हैं, जैसे कितनी तारीख को इसे अधिसूचित किया गया था। सो 9 अगस्त 2020 में इसको किया गया था। ये एमएसएमई पॉलिसी जो है ना, उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, उसमें जो फैक्ट्स पूछे गए, फैक्ट मीन्स जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसमें से मैंने लिया हुआ है। एमएसएमई नीति जो कि उसकी वैधता क्या है, ठीक है। तो यह जो है 5 वर्षों तक लागू होगी 2023 से, ठीक है, यानी कि 28 तक लगभग चलेगी। फिर इसको, इसमें जो है एमएसएमई को परिभाषित किया गया है, ठीक है, कि आखिर जो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनमें कितना कितना निवेश आपको करना होगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो 1 करोड़ 5 करोड़ इसके आसपास आपका टर्नओवर और निवेश दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। कई बार ना ये भी पूछे जाते हैं, जैसे कि जो इस बार बजट था, पिछली बार बजट आई थिंक, अगर मैं सही याद कर पा रही हूँ तो 2024 में जो यूकेपीएससी पीसीएस का पेपर था, उसमें जो है इंडिया के लेवल पर पूछा गया था कि ये निवेश और ये टर्नओवर कितना है, ठीक है। एमएसएमई का जो न्यू क्लासिफिकेशन आया था, तो अगली बार आपको याद रखना है, ये जो क्लासिफिकेशन उत्तराखंड की नीति के लिए है, वो माइक्रो के लिए 1 से 5 करोड़ के आसपास, एक जो है वो निवेश है, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़, ठीक है। और यही जो डेटा है माइक्रो स्मॉल मीडियम तीनों के लिए है। जैसे 1 है, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और ये 5 जो है ये टर्नओवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें है 10, इसमें है 50, ठीक है। इसमें है लगभग नॉट एक्सीड वाला पॉइंट याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सब में, ठीक है। सो इसमें है 50 करोड़, और इसमें है लगभग नॉट एक्सीड कितना, 250 करोड़, ठीक है। सब में आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत ऐसे मतलब माइंड में आप रख सकते हैं इसको। जिसको डेटा के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो फिर कोई बात नहीं है, आप जो है जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, एटलीस्ट आप ये इंश्योर कीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें से आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। जितना हो सके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जो जिसमें आप थोड़ा सा लगता है कि इसमें मेरे आंसर्स गलत हो जा रहे हैं, तो उनके जो PYQs हैं उनको लगाइए आप ज़रूर। और उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, जितना स्ट्रॉन्ग आप उसमें बन सकते हैं लास्ट डे तक, एंड में जब पेपर होगा उससे पहले, तो वो कीजिए। बाकी जो उसमें आप एवरेज भी अगर परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ जो है एंटायर एरिया, ऐसे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। एंटायर एरिया कितना,
जो ए वाले कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट है ना, एटलीस्ट वो याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर पूछ लिया गया ना कि ए कैटेगरी में ये हैं और दे देंगे टिहरी गढ़वाल, ठीक है, तो ए कैटेगरी में आपको फिर एलिमिनेशन का काम आ जाएगा। अगर बोलेंगे सी कैटेगरी में और उसमें उत्तरकाशी दे दिया तो आपका एलिमिनेशन का काम आ जाएगा। तो याद रखना है, ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सब ए कैटेगरी में आएंगे, हिली एरियाज जो हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ कुछ आपको लगेगा कि वैसे तो हमारे 2 ही प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जो कैटेगरी बी है जो मिडिल आपको मिलेगा, जैसे अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, ये नैनीताल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बी में हैं। या तो बी के याद कर लीजिए अच्छे से या ए के याद कर लीजिए, ठीक है। तो एलिमिनेशन में थोड़ा बहुत आपके काम आएगा। और डी में तो जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट है वो है दोनों बस। ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में जब आपको कोई मुद्दा या अपना मुद्दा अच्छे समझाना होता है ना, तो आपको ऐसे डिटेल देनी है, चाहे वो पूछा हो या जैसे आप ना फैक्ट दे सकते हैं वहाँ पर कुछ कि एमएसएमई के मुताबिक जो हमारे 2 प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उन पर हमें ये स्पेसिफिक काम करने चाहिए, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी जो रीजनल ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे एमएसएमई के मुताबिक जो कैटेगरी 1 के हैं उसमें ये होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे। कैजुअली अगर आप लिख देते हैं कि ठीक है, जो प्लेन है वो उनमें ये कर दीजिए और पहाड़ी इलाकों में ये कर दीजिए, तो उसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं कि एमएसएमई की पॉलिसी के मुताबिक जो कैटेगरी ए वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि ये स्पेसिफिकली उनके लिए ये प्लान उस पॉलिसी में बताया गया है। ऐसे अगर आप अपना मुद्दा रखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेंस के लिए, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है, पॉलिसी सारी आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करनी है। बाकी अगर हम मेंस के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं ना प्रीलिम्स के बाद, तो आप प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा टेलीग्राम पर। इस सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड इन एमएसएमई पॉलिसी, तो याद रखना है सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है ये, ठीक है। सो इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही आएगा, ठीक है। कि जो सर्विस सेक्टर वाली, जैसे कोई माइक्रो जो कोई फर्म खुली है लेकिन वो सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह हो गए, तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनको जो है बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये वही चीज़ जो है वो हिंदी में आपको लिखी है, आपके लिए लिखी है जी। ये थोड़ा बहुत ऐसे 800 मीटर ऐसे, मतलब अगर पूछ लिया कभी, उत्तराखंड सरकार ने निम्नलिखित मुख्य सचिवों को, सरकार के, ठीक है, सचिवों को कालानुक्रमिक व्यवस्था उनकी उनके क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अतीत यानी कि पिछला जो पिछले सबसे पहले कौन से थे, फिर उसके आगे आगे कौन बनते गए, उस हिसाब से आपको करना है। सो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए पहले, फिर अपना आंसर बताइए अच्छे से, ऑनेस्टी से आपको बताना है कि आपका आंसर सही आया या नहीं। ये क्वेश्चन का देने का मुद्दा ये है क्योंकि इस बार जो है ना वो हमारे मुख्य सचिव जो हैं करंट अफेयर में हैं, क्योंकि नए बन चुके हैं, इसलिए इन पर अगर वो सिंपल क्वेश्चन कौन बने हैं ये ना पूछें तो बैक जाकर वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। और यही तरीके जो है हमने सभी क्वेश्चन को देखा है, जैसे गवर्नर के लिए हो गया या चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर हो गए या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ये सब आपको ऐसे देख के जाने हैं। टेस्ट सीरीज में आपको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आई होप आपने कर लिया हो। सो आपका जो आंसर है वो ये आना चाहिए था, कौन सा, सी वाला, 3241। अब हम देखते हैं कि आखिर कहाँ से हमें ये डिटेल पता चलती है। आपको पहले वाले तो याद ही रखने, ठीक है, हमेशा जो फर्स्ट पूछते हैं आपको याद रखना है। अजय विक्रम सिंह, ये जब चीफ मिनिस्टर हमारे कौन थे, नित्यानंद स्वामी, उनके टाइम के थे। और फिर है मधुकर गुप्ता, फिर है आर एस तोलिया, ठीक है, आर एस तोलिया। फिर आपको जो इम्पोर्टेंट है जैसे इंदु कुमार पांडे, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है एक और पद इन्होंने धारण किया था। आपको मुझे बताना है कि इंदु कुमार पांडे और कहाँ पर इन्होंने पद धारण किया, ठीक है। और
RS तोलिया के बारे में भी बताना है। इन्होंने भी काफ़ी और पद भी धारित किए थे। निप सिंह नपलचाल हैं, उत्पल कुमार सिंह हैं, ठीक है। तो आपको ये क्रोनोलॉजी दिख रही होगी, एक ये थे उसमें और फिर ये थे, फिर ये थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी लगानी थी। और अभी के जो करंट में आपको बने हैं 2-3 ये, और स्टार्टिंग के जो हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे अभी के कौन है 19th आनंद बर्धन, जो कि इनकम्बेंट हैं और इन्होंने 1 अप्रैल को ही अपना कार्यभार संभाला है इसी साल, ठीक है। जो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी वो कौन थी? वो थी राधा रतूरी मैम, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ये अगर हो सकता है तो ये भी पूछ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग भी बताइए कि आप कौन किसके टाइम पे थे, ठीक है। अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा, क्योंकि लोअर पीसीएस में भी इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर इससे टफ बनाना होगा तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी दे सकते हैं कि पहले जो थे वो दे देंगे कि अजय विक्रम सिंह ने जो कार्यभार संभाला था चीफ सेक्रेटरी के तौर पे, वो चीफ मिनिस्टर भगत सिंह कोश्यारी के टाइम पे संभाला था। तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नित्यानंद स्वामी के टाइम के हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हमने देखे हैं और टेस्ट सीरीज में ऐसे मैंने बनाए भी हैं कुछ, ठीक है। आपको एक रिवीजन नोट्स भी आपको उसमें मिलेंगे। जैसे चीफ सेक्रेटरीज ऑफ उत्तराखंड जो है इस तरीके के हैं, आपको याद रखना है फर्स्ट वाले। और जैसे फर्स्ट विमेन कौन है और जिन्होंने 2 टर्म लिया था वो कौन है? सुभाष कुमार है। और जो लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले हैं वो कौन रहे हैं? सुदर्शन अग्रवाल और उत्पल कुमार सिंह। इनका जो है 4 साल, इनका 2 साल के अराउंड इतना रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये बहुत ही फैक्चुअल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब स्टेट भी ऐसी में जो है फैक्ट्स आते हैं, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। या तो फिर हम कर सकते हैं या फिर हम मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो वही आपको ध्यान में रखना है कि जिसने किया होगा उसकी मेरिट क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए आपको भी इन चीज़ों में जो है करके जाना है इनको, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्य सचिवों की सूची जो है वो आपको हिंदी में ये आपको मिली, ठीक है। हिंदी में जो है सेपरेट टेस्ट सीरीज जो बनी हुई है और सेम चीज़ है। अब जो है अगला आपको ये क्वेश्चन करना है, ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एज द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड committee chaired by Ranjana Prakash Desai, the UCC bill in Uttarakhand State Legislative Assembly has passed on which date? तो आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने उसमें से निकाला था। तो डेट उन्होंने जो दी है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने कर लिया हो। हिंदी में जो है, जो रंजना प्रकाश देसाई हैं उनकी अध्यक्षता में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? सामान्य नागरिक संहिता, यूसीसी वाली समिति जो बनाई थी। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक इम्प्लीमेंटिंग कमेटी है वो दूसरी है, ड्राफ्टिंग कमेटी दूसरी है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अध्यक्षता की थी वो रंजना प्रकाश देसाई ने की थी, याद रखना है। तो इसका आंसर है 7 फरवरी को, ठीक है। सबसे पहले पूछा क्या गया है वो आपको देखना है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक किस तारीख को पास हुआ था? विधानसभा की बात चल रही है, ठीक है, ना कि ओवरऑल जी प्रेसिडेंट ने कब असेंट दिया, ये कब लागू हुआ। लागू तो ये अभी 2025 में हुआ है, ठीक है। उसकी भी डेट मैंने आगे दी है। 7 फरवरी है। इसकी डिटेल शायद आगे हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को भी आपको ट्राई करना है। ये भी जो है करंट अफेयर से बनाया हुआ है। उत्तराखंड में यूसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। यूसीसी अधिनियम जो है 2024 पूरे उत्तराखंड में सभी समुदायों पर लागू होगा, ठीक है। या और दूसरा वाला क्या है? उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनके प्रथागत अधिकार जो है भारत के संविधान भाग 21 और अनुच्छेद 342 और 366-25 के तहत अनुसूचित जनजातियों के तहत संरक्षित हैं।
आपको कोड चुनना है इनमें से कौन सा सही है, पहला सही है या दोनों सही है या दूसरा सही है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। ट्रिक्स नहीं कहेंगे, जो कि वैलिड होते हैं, जैसे सभी समुदायों पर। और फिर दूसरे कथन में क्या लिखा हुआ है, उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। ये आपको दोनों कथन जो है एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे होंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि अगर या तो ये सही हो सकता है या तो ये, तो अगर दोनों सही है वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस आपको स्टेटमेंट्स कैसे पकड़ने, अगर सभी पर होगा तब तो कुछ भी नहीं छूटेंगे, है ना। अगर कुछ छूट रहे हैं तो सभी पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए एक दूसरे के, तो ये वाला आपने एलिमिनेट कर दिया। फिर आप थोड़ा सा, अगर आपने थोड़ा सा भी एक्ट को पढ़ा है या थोड़ा सा भी आपने न्यूज़ में थोड़ा ध्यान दिया हो, आपको पता होगा कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी कि अनुसूचित जनजातियां हैं उत्तराखंड की, उनको और जो भाग 21 में जो सारे समुदाय हैं उनको जो है एग्जाम कर दिया गया है, मतलब उनको बाहर रखा गया है। उनके जो पर्सनल जो लॉज हैं अभी उनको इंटैक्ट रखा गया है। ठीक है, सो ये वाला कथन जो है आपका दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो आपका दूसरा कथन ही सही बनता है, क्योंकि सभी समुदायों को अभी लागू नहीं हुआ है उन पर। ठीक है, सो यही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी है, जैसे यूसीसी एक्ट जो 2024 है विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस उत्तराखंड टू ऑल कम्युनिटीज़। ठीक है, ऑल ऐसे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है स्टेटमेंट बेस्ड पे। अगर हो सके तो मुझे ऐसा लगता है इस बार यूकेपीएससी इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाएगी जिनमें कि सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, या तो फैक्चुअल है या तो वो आपको आते हैं या नहीं आते, वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे आएंगे। दूसरा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं ना तो उनमें इस चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से उन्हें पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि अगर एक भी चीज़ उसमें आपको ऐसी लग रही है, कोई एक वर्ड जिससे वो पूरा पूरा सेंटेंस गलत हो रहा होगा, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इट विल बी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, हमने देखा कि कौन कौन से हैं, इनको भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए, जैसे 342, 366, 25, भाग 21। ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ के जाइए बल्कि। ठीक है, भाग 21 में आखिर है कौन कौन से समुदाय, ये भी पढ़ के जाना है आपको। ये 342 में लिखा क्या है आर्टिकल में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो हमने देखा था जो यहाँ पर लिखा हुआ था, पहला क्वेश्चन जब हमने देखा था ना, तो 7 फरवरी को जो ये यूसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो उत्तराखंड की है वहाँ से मैंने लिया है। तो इन्होंने कहा था कि जो बिल पास्ड हो गया था लेजिस्लेटिव असेंबली से वो 7 फरवरी को हो गया था, जबकि जो 12 मार्च है 2024 को द बिल वॉज ग्रांटेड असेंट बाय प्रेसिडेंट। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 12 मार्च 2024 को असेंड कर दिया गया था प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, जबकि असेंबली में 7 फरवरी को हुआ था। ठीक है, सो अगर ऑफिशियल वेबसाइट का अगर वो गलत मानते हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उन्होंने फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वाले सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैंने हिंदी में भी यहाँ पर दे दी है, आप डिटेल पढ़ लीजिए इसकी। सो दैट इज़ फॉर टुडे। अब यहाँ पर कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से मैं सब कुछ आपको शायद ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन जितना हो सके मुझसे जितना कोशिश हो ये एमसीक्यू सीरीज़ हम जारी रखेंगे, और जो करंट अफेयर्स कुछ इम्पोर्टेंट होंगे वो हम करने कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं सो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर, और ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच पाए। और अगर किसी को आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। टेलीग्राम जो पेज है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ऑलरेडी जो हिंदी के टेस्ट हैं वो 5 जून से स्टार्ट हो गए, और जो इंग्लिश वाले जो टेस्ट हैं वो सीरीज़ स्टार्ट हो गई है 1 जून से, जो कि 20 तारीख तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी वाली 24 तारीख तक आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ पर अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उस सेक्शन में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं और डिटेल के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।